अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम रिसर्च मेथड ऑफ साइकोलॉजी का नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड की आज हम डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डेफिनेशंस पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड की और स्टेप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल मेथड में यूज़ होते हैं। Definition of experimental method is the establishment of direct cause and effect relationship requires a different method of investigation, namely the experimental method. इन्वेस्टिगेशन ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप की डायरेक्ट जो है इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। यानी कि कॉज और इफ़ेक्ट वजह किसी वजह से जो वाक़या हो रहा है उसके असरात की जो इन्वेस्टिगेशन है कि उसका कितना असर हो रहा है एक इंडिविजुअल पर या पार्टिसिपेंट पर, उनके रिलेशनशिप को जज करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है उसको एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फैक्टर by producing a change in one factor and observing the effect that change has upon other factor। वो ये कह रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड एक ऐसी स्टडी है जो रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है टू और मोर फैक्टर के दरमियान। वो कह रहे हैं कि अगर एक फैक्टर में चेंज आएगा तो दूसरे फैक्टर के अंदर भी चेंज आएगा। यानी कि अगर हमने कॉज चेंज की है, वजह चेंज करेंगे तो उसका जो असर होगा इफ़ेक्ट भी चेंज हो जाएगा। इसकी मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि हम कहते हैं कि जो है नॉइज़ जो है अफेक्ट करती है, नॉइज़ हैज़ बैड इफ़ेक्ट ऑन आवर स्लीपिंग। जो नॉइज़ की वजह से जो है नॉइज़ जो है ये आपकी कॉज होगी और उसका असर किस पर हो रहा है, हमारी स्लीपिंग पर हो रहा है। ठीक है, तो अफेक्ट क्या हो रही है, हमारी स्लीप हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि अगर नॉइज़ जो है वो ज़्यादा कर दी जाए तो हमारी जो नींद है उसके ऊपर बैड इफ़ेक्ट होगा। और अगर हम नॉइज़ का एक फैक्टर नॉइज़ है हमारे पास और एक हमारे पास फैक्टर स्लीप है, अगर हम नॉइज़ को बढ़ा देंगे तो हमारी स्लीप जो है वो बैडली इफ़ेक्ट होगी, हमें सही से नींद नहीं आएगी। और अगर हम नॉइज़ को कम कर देते हैं तो हम प्रॉपरली सो सकते हैं। ये एक हमारा वेरिएबल्स, हमने दो वेरिएबल्स लिए क्योंकि कह रहे हैं कि दो वेरिएबल के दरमियान जो है उनके कॉज एंड इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप को जाहिर करना जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है। इस तरह से हमने भी दो वेरिएबल ले लिए। एक वेरिएबल हमारे पास था नॉइज़ और दूसरा हमारे पास स्लीप था। तो इन दोनों को अगर हम कॉज को चेंज करते जाएंगे तो उसका जो असर है वो भी चेंज होता रहेगा। तो कॉज हमारे पास क्या है, पड़ी नॉइज़ है, और जबकि इफ़ेक्ट किस पर हो रहा है, हमारी स्लीप पर हो रहा है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एन एक्सपेरिमेंट मेथड इज़ अ प्रोसीजर इन विच वन और मोर फैक्टर आर मैनिपुलेटेड। अब वो कह रहे हैं वन और मोर फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं और अदर फैक्टर आर हेल्ड कांस्टेंट। यानी कि जो आपका इफ़ेक्ट होगा वो हमेशा आपका कांस्टेंट नहीं, वो कह रहे हैं रह भी सकता है। वन और मोर वेरिएबल, जो एक वेरिएबल होगा आपका कांस्टेंट रहेगा और एक वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसके स्टेप्स हैं। स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड में कौन कौन से हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल कंडीशन, अपरेटस, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। अब इनकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है एक्सपेरिमेंटल मेथड का वो है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। Formulation of problem explains the purpose of experiment. Problem statement of an experiment clarify the limits and boundaries of study as well as help in following step of experimental method। सबसे पहले हम एक टॉपिक या फॉर्मुलेशन कर लेते हैं प्रॉब्लम की जिसके ऊपर हमने अपनी रिसर्च करनी है। वो टॉपिक हम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम उसकी जो है क्लैरिफाई कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में उसकी लिमिट और बाउंड्रीज़ की अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग। और ये जो बाउंड्रीज़ और लिमिट्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारे तमाम जो एक्सपेरिमेंटल के फर्दर स्टेप्स हैं उसके अंदर
मददगार साबित होती है। तो सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें उससे रिलेटेड हम बनाते जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, एक हमने टॉपिक ले लिया कि नॉइज़ का जो है हमने इफ़ेक्ट देख रहा है, नॉइज़ हैज़ बैड इफ़ेक्ट ऑन स्लीपिंग। तो हमने एक टॉपिक लिया कि इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ ऑन स्लीपिंग, ये हमारा एक टॉपिक है। अब उससे रिलेटेड हम फर्दर चीज़ें अपनी रिसर्च की बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले एक प्रॉब्लम ले ली कि इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ ऑन स्लीपिंग, ये हमारी एक प्रॉब्लम है कि नॉइज़ की हमने देखनी है कि क्या इफ़ेक्ट है स्लीपिंग के ऊपर। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो है हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या होती है, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, और गैसेस होते हैं, प्रेडिक्शन कहा जाता है इन्हें। ये जिन प्रेडिक्शन होता है टू वेरिएबल्स के दरमियान। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, a hypothesis is a tentative statement or guesses about the possible relationship between two or more variables. When it becomes clear what the problem statement is, the possible solution is drawn. The possible solution is called hypothesis. और जब हमारे पास एक फॉर्मुलेशन, हमने एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लिया होता है, उसके बाद हमने उसका सोल्यूशन को फाइंड आउट करना होता है। जो उसका सोल्यूशन होता है प्रॉब्लम का, उसको हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब हाइपोथेसिस हम क्या बना लेंगे, जैसे हमने पहले प्रॉब्लम बनाई इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ ऑन स्लीपिंग, तो हम इसके हाइपोथेसिस यूँ भी बना लेंगे, नॉइज़ हैज़ पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑन स्लीपिंग, नॉइज़ हैज़ बैडली इफ़ेक्ट ऑन स्लीपिंग या नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ स्लीपिंग। तो इस तरह के जो होंगे बैडली, नेगेटिवली, इस तरह के जो लफ्ज़ यूज़ होंगे, या कम हो सकता है या नहीं हो सकता, हमने मफरूज़ा बना लिया या हमने एक प्रेडिक्शन बना ली कि उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो सकते हैं नॉइज़ के, या फिर नहीं हो सकते। तो ये हमारा जो है एक हमने प्रेडिक्शन बना ली है। तो इसके लिए हमें रिसर्च के फर्दर जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड के फर्दर स्टेप से गुजरना पड़ेगा, और फिर जाके रिज़ल्ट के बाद हमें पता चलेगा कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था वो हमारा सही था या नहीं। आफ्टर डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड रिज़ल्ट में जाके आपको पता चलेगा जो आपने अपने रिसर्च के हाइपोथेसिस बनाए थे कि वो आपके सही हैं या नहीं हैं, वो एक्सेप्टेबल हैं या नहीं हैं। अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं भी होंगे तब भी आपकी रिसर्च जो है वो सही ही होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके रिजेक्ट हो जाते हैं हाइपोथेसिस आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो आपकी रिसर्च गलत है। नहीं, वो आपकी रिसर्च सही होगी, उस टाइम भी आपकी रिसर्च सही होगी अगर वो रिजेक्ट हो जाते हैं, और अगर वो एक्सेप्ट भी हो जाते हैं जो हमने मफरूज़ा बनाया था, तब भी आपकी जो रिसर्च है वो आपकी ठीक होगी, क्योंकि हमने जो एक प्रेडिक्शन किया है ना, अब वो सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके स्टेप है एक्सपेरिमेंटल मेथड का, वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, अ वेरिएबल इज एन चेंजेबल एलिमेंट और इवेंट दैट कैन बी मैनिपुलेटेड और स्टडी। अ वेरिएबल इज सिंपली समथिंग दैट कैन वेरी, और वेरिएबल इज अ मेजरेबल इवेंट दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज़। वेरिएबल एक ऐसा एलिमेंट है जो चेंजेबल होता है, मैनिपुलेट हो सकता है स्टडी के दौरान, स्टडी से रिलेटेड उसके अंदर हम चेंजिंग ला सकते हैं, और ये मेजरेबल इवेंट होता है, डिफरेंट वैल्यूज़ को मेजर कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास वेरिएबल्स को डिफरेंट क्लासीफाई उसको किया गया टाइप्स में, जो वेरिएबल्स की टाइप्स होंगी जो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज़ होती हैं। नंबर 1 पे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर 2 पे है डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक एक्सट्रावेनियस वेरिएबल। तो इनकी हम डिटेल आगे पढ़ लेते हैं इन तमाम वेरिएबल्स की। सबसे पहले हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द ट्रीटमेंट दैट द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेट दिस वेरिएबल इज assumed to cause some type of effect on another variable। ये जो वेरिएबल है चेंजेबल वेरिएबल है, इसके अंदर हम चेंजिंग ला सकते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसके अंदर हम चेंजिंग ला सकते हैं, और ये कॉज कहलाती है। इंडिपेंडेंट जो है वो कॉज होती है, और ये दूसरे जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर असर अपना छोड़ के जाती है, तो इसलिए इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। ये खुद मुख्तियार है, ये अपने अंदर चेंजिंग ला सकती है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसके नीचे एग्जांपल दी हुई है, इफ़ अ रिसर्चर वाज इन्वेस्टिगेटिंग हाउ स्लीप इन्फ्लुएंस
test score. The amount of sleep an individual get would be the independent variable. अब वो कह रहे हैं कि स्लीप का जो है इन्फ्लुएंस है हमारे टेस्ट स्कोर पे, यानी कि अगर हम हमारी नींद पूरी होगी तो हमारा टेस्ट स्कोर डिफरेंट होगा। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी, पूरी रात हम नहीं सही से सोए होंगे, टेस्ट की टेंशन में गुजारी होगी, तो जो हमारा टेस्ट का स्कोर है वो डिफरेंट आएगा। तो इसमें वो कह रहे हैं जो अमाउंट ऑफ स्लीप एन इंडिविजुअल गेट, जो इंडिविजुअल जो है स्लीप जो करेगा वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर वो अच्छे से स्लीप कर लेगा, ज़्यादा सो जाएगा, तो उसका टेस्ट का स्कोर शायद अच्छा आ सकता है, ये हम एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और अगर वो सही से नहीं सोता या उसको स्लीप सही से नहीं आती तो उसका जो है टेस्ट का स्कोर कम भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस एग्जाम्पल में है वो अमाउंट ऑफ स्लीप है। नेक्स्ट जो हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द इफेक्ट दैट द एक्सपेरिमेंटर इज मेजरिंग इन आवर प्रीवियस एग्जाम्पल। द टेस्ट स्कोर वुड बी द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो उसका असर किस पर हो रहा था स्लीप का, हमारे टेस्ट स्कोर पर हो रहा था। तो बेसिकली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कॉज कहते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इफ़ेक्ट कहते हैं। तो हमारा क्या चीज़ इफ़ेक्ट हो रही थी नींद की वजह से, वो हमारा टेस्ट स्कोर है। तो टेस्ट स्कोर जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है टेस्ट स्कोर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारा स्लीप है, अमाउंट ऑफ स्लीप है। जितना हम सोएंगे उतना हमारा टेस्ट स्कोर जो है उसके ऊपर असर आएगा, या अगर हमारी नींद कम हो जाएगी तो उसका भी कोई ना कोई इफ़ेक्ट जो होगा वो हमारे टेस्ट स्कोर पर होगा। वो हम चेक करेंगे अपने रिजल्ट के थ्रू। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैंने समझा दिया कि इंडिपेंडेंट जो है वो कॉज होता है, डिपेंडेंट जो है वो इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट जो है एक्स्ट्रावीनियस वेरिएबल है those factors that can affect the relationship between independent and dependent variable are known as extraneous or intervening variable। जो ये ऐसा फैक्टर है जो इफ़ेक्ट को शो करता है या रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान, कि क्या रिलेशनशिप है और उनका क्या आपस में ताल्लुक़ है, उसको जो शो करता है उसको एक्स्ट्रावेनियस या इंटरवेनिंग वेरिएबल कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। जब भी आप कोई भी रिसर्च करते हैं या आप अपनी रिसर्च शुरू करते हैं तो उसका एक आप डिज़ाइन बना लेते हैं और उससे रिलेटेड आप पूरा प्लान बना लेते हैं कि अब हमने ये करना है, हमने इन लोगों पर ये रिसर्च करनी है, हमने किस जगह पर करनी है, कितने पार्टिसिपेंट हमने बनाने हैं, कौन सा स्केल हमने अप्लाई करना है। तो ईच एंड एवरीथिंग आप एक उसका ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। उसके बाद आप अपनी रिसर्च को शुरू करते हैं। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द ओवरऑल प्लान फॉर डिफरेंट कंडीशंस एंड ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ठीक है, ओवरऑल प्लान है तमाम हालात का और ट्रीटमेंट्स का जो प्लान बनाया जाता है एक्सपेरिमेंट में, उसे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं। इट इन्वॉल्व द चॉइसेस ऑफ वेरिएबल्स, सब्जेक्ट एंड ऑपरेटर्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें वो चूज़ करते हैं वेरिएबल्स कि उसने कौन कौन से वेरिएबल्स अपनी रिसर्च में ऐड करने हैं, कौन से सब्जेक्ट ऐड करने हैं, कौन सा ऑपरेटर्स या कौन सा स्केल, कौन सा क्वेश्चनेयर या कौन सा मेथड जो है उनके ऊपर अप्लाई करना है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ द पैटर्न ऑफ एक्सपेरिमेंट, how the experiment will be conducted, actually it is the blueprint of an experiment। एक्सपेरिमेंटल जो डिज़ाइन है वो एक पैटर्न है एक्सपेरिमेंट का, जो एक कह रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंट के बारे में हम कंडक्ट करते हैं उससे रिलेटेड तमाम हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है, कि हमने तमाम ओवरऑल प्लान कर लिया होता है, पैटर्न बना लिया होता है कि अब हमने इन लोगों पे करना है, हमने इन लोगों पे करना है, हमने ये वेरिएबल लेने हैं, हमने ये सब्जेक्ट लेने हैं, हमने कौन सा ऑपरेटर्स चूज़ करना है। तो ये एक ओवरऑल प्लान होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर जो रिसर्च का एक्सपेरिमेंटल मेथड जब हम करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने रिसर्च में, तो इसमें दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, 2 या 3 भी ले सकते हैं या उससे ज़्यादा आप ग्रुप्स बना सकते हैं, लेकिन आपके पास कंट्रोल ग्रुप होता है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। तो 2 ग्रुप्स आपके पास मौजूद होते हैं। आप उसको फर्दर एक्सपेरिमेंटल आप 2 ग्रुप ले सकते हैं, 3 ग्रुप ले सकते हैं, कंट्रोल ग्रुप आप 1 या 2 बना सकते हैं। वो आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग, आपके
टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लोग जो है खुद ही सेट कर सकते हैं या रिसर्चर सेट करते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो क्या होता है उसकी हम डिटेल पढ़ते हैं और डेफिनेशन पढ़ते हैं। This step is related to the selection of subject according to the demand of experimental design. The simplest and the most commonly experimental design involve two groups. वो कह रहे हैं जी ये जो स्टेप है हमारे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से रिलेटेड होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग होता है कि आपने कितने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऐड करना है और कितने आपने कंट्रोल ग्रुप अपनी रिसर्च में ऐड करने हैं। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाता है। द सब्जेक्ट हु रिसीव सम ट्रीटमेंट आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एंड कंट्रोल ग्रुप वो होता है जो किसी किस्म का कोई भी ट्रीटमेंट जो है उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता, वो कोई ट्रीटमेंट को रिसीव नहीं कर रहा होता। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जैसे कि कोई अगर एग्जाइटी पेशेंट के ऊपर रिसर्च कर रहा है या स्ट्रेस पेशेंट के ऊपर वो अपनी रिसर्च कर रहा है तो वो उनको फर्दर थेरेपीज़ देंगे। थेरेपीज़ के थ्रू या सेशन के थ्रू उनकी ये चीज़ को ओवरकम करने की, उनके प्रॉब्लम को जो है ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो जिनको वो ट्रीटमेंट या सेशन या थेरेपी अप्लाई कर रहा है रिसर्चर वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, और जिसको वो कोई भी ट्रीटमेंट या सेशन या थेरेपी नहीं अप्लाई कर रहा तो वो उनका कंट्रोल ग्रुप होगा। नेक्स्ट जो है आपके पास कंट्रोल कंडीशन है। इन द एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट आर स्टडी अंडर टू डिफरेंट circumstances. The first one is a experimental condition in which independent variable is present. The second one is control condition in which independent variable are absent. अब वो कह रहे हैं कि कोई भी रिसर्च जब की जाती है तो टू सब्जेक्ट को टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के वो इन्वॉल्व होते हैं स्टडी में। जो सब्जेक्ट होता है दो मुख्तलिफ हालात के अंदर शामिल किया जाता है। एक हालत क्या है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन और दूसरी जो है वो कंट्रोल कंडीशन है। तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो प्रेजेंट होता है और कहते हैं कंट्रोल कंडीशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एब्सेंट होता है। द पर्पज़ ऑफ कंट्रोल इज़ टू प्रोवाइड अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। जो कंट्रोल कंडीशन है उसका क्या मकसद है, वो क्या वजाहत करता है, वो उनके अंदर इफ़ेक्ट दिखा रहा होता है। डायरेक्ट इफ़ेक्ट हम वहाँ से देख सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी और डिपेंडेंट वेरिएबल का भी, क्योंकि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट हम अप्लाई नहीं कर रहे होते, कोई सेशन, कोई थेरेपी या किसी किस्म की कोई उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा होता, जिसकी वजह से जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है उनका डायरेक्ट जो है हम इफ़ेक्ट देख सकते हैं उन लोगों पर जो कंट्रोल कंडीशन में शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका ऑपरेटर्स आ जाते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन कौन से ऑपरेटर्स अप्लाई करने हैं और उनको चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च। इन एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। ऑपरेटर्स इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट सच एज स्टॉपवॉच, मेज लर्निंग, cards, TAT cards, etc. All the operators used in laboratory. मेज लर्निंग कार्ड्स या स्टॉप वॉच या TAT ये तमाम जो हैं ये ऑपरेटर साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। इन तमाम वो कह रहे हैं कि हम इस तरह के जो हैं ऑपरेटर्स अपने रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं और जो रिसर्चर है अपने रिसर्च के नेचर के मुताबिक अपने रिसर्च के नेचर के मुताबिक जो है इन ऑपरेटर्स को सिलेक्ट करता है। और उसके अलावा ये जो ऑपरेटर्स होते हैं टेस्ट करते हैं उसके हाइपोथेसिस को, जो उसने पहले सेकंड स्टेप में उसने अपने हाइपोथेसिस बनाए थे और उसकी बुनियाद पर वो ये अपने जो है ऑपरेटर्स को यूज़ करता है टेस्ट करने के लिए अपने हाइपोथेसिस को। उसके बाद वो कह रहे हैं जी एनालिसिस ऑफ रिजल्ट क्या है। इट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब वो कह रहे हैं जी जब हमने डाटा भी कलेक्ट कर लिया, ऑपरेटर्स पर अप्लाई कर लिया, डाटा हमारे पास आ गया, तो हमने उस डाटा का रिज़ल्ट निकालना है। तो जो रिज़ल्ट निकालने का मेथड है वो सबसे लास्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंट का।
ठीक है। इंफॉर्मेशन और डाटा रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इज अरेंज एंड एनालाइज। डिफरेंट स्टैटिकल टेक्निक्स आर यूज टू इंटरप्ट द डाटा आफ्टर कंपाइलिंग द रिजल्ट। इट इज नोटेड दैट हाइपोथेसिस इज स्पॉटेड और नॉट। स्टेटस ऑफ हाइपोथेसिस इज क्लियर आफ्टर एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। वो कह रहे हैं कि जब हम जो हैं रिज़ल्ट को, लास्ट स्टेप है, हमने जो डाटा रिकॉर्ड किया, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की, उनको अरेंज करते हैं, एनालाइज करते हैं डिफरेंट स्टैटिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। जब साइकोलॉजिस्ट जो है वो रिसर्च करता है तो वो SPSS का इस्तेमाल करते हैं, तो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर टेक्निक्स को यूज़ करते हैं अपने रिज़ल्ट को एनालाइज करने के लिए। उसके बाद जब उनका रिज़ल्ट एनालाइज हो जाता है, कंपाइल हो जाता है, उनके पास एक फिगर में चीज़ आ जाती है स्टैटिकली, तो फिर उनको पता चलता है कि जो उन्होंने हाइपोथेसिस बनाए थे वो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी रिसर्च से या नहीं। जैसे कि हमने शुरू में बनाया था हाइपोथेसिस के नॉइज़ इज़ बैडली अफेक्ट ऑन आवर स्लीप या नेगेटिवली अफेक्ट ऑन आवर स्लीप। जब हमारे पास इसका रिज़ल्ट आएगा, हम लोगों से डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका एनालाइज करेंगे, डाटा को रिज़ल्ट निकालेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था वो हमारा सही है या नहीं था। उसके बाद वो कह रहे हैं जी स्टेट ऑफ हाइपोथेसिस इज क्लियर आफ्टर एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। और फिर हमारे पास ये पता चल जाएगा जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था क्लियर हो जाएगा कि वो सपोर्ट कर रहा था रिसर्च से और प्रीवियस रिसर्च से। जो हमने प्रीवियस रिसर्चेस भी तो होती हैं, उनके रिजल्ट से वो मैच कर रहा है या नहीं। तो जो हमारा है हाइपोथेसिस का स्टेटस वो है हमारे पास क्लियर हो जाएगा इस स्टेप के अंदर एनालिसिस ऑफ रिज़ल्ट में, और हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा जो हमने रिसर्च किया है, जो उसके हाइपोथेसिस बनाए हैं वो सपोर्टिव हैं या नहीं। यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की, और वो स्टेप्स पढ़े हैं जो एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या मेथड को यूज़ करने के लिए ज़रूरी होते हैं जब हम रिसर्च करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इसके तमाम हमने आज स्टेप पढ़े हैं। अल्लाह हाफिज़।